इस लेक्चर में हम सीखेंगे, मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी डायपोल प्लेस्ड है, ठीक है, मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल पे, थीटा एंगल पे डायपोल प्लेस्ड है, सच दैट इसका जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन और ये जो फील्ड की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में मान लो थीटा एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पता है डायपोल मोमेंट होता है इस डायरेक्शन में माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज तक, ठीक है। तो a dipole is placed inside electric field in such a manner that its dipole moment vector is making angle theta with the electric field vector। तो ऐसे केस में देखो डायपोल में एक टॉर्क लगता है, ठीक है। कैसे लगता है देखो, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, है ना। देखो हमें पता कोई भी अगर पॉइंट चार्ज है और वो यदि फील्ड के अंदर है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर है, तो उसको हमेशा एक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है कि नहीं, किसी भी पॉइंट चार्ज को, और उसका साइन प्लस का होना चाहिए, है ना। और अगर वो माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को क्या है, फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो ये प्लस का चार्ज है, इसको फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे इसको एक फोर्स लगेगा जो कि होगा F इक्वल्स टू क्यू ई। क्लियर है? ऐसे ही इधर देखो इस माइनस चार्ज पे भी है, फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, विच इज अगेन F इक्वल्स टू क्यू ई, फोर्स इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात क्लियर होती है? अब देखो इस डायपोल एज अ होल पे देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, क्या दोनों फोर्स इक्वल है? आप कहोगे ठीक है बिल्कुल इक्वल है। और क्या दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे से? आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, एक इधर लग रहा है तो अगला उधर लग रहा है। और हमें पता है व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती है, देन इट फॉर्म्स अ कपल। इसको हम कपल बोलते हैं। जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी एक बॉडी पे लग रहा हो तो उसकी वजह से कपल फॉर्म होता है, और उस कपल की टेंडेंसी होती है टॉर्क प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो देखो जब भी किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इस केस को हम बोलते हैं कपल फॉर्मेशन, है ना। तो इस कपल की वजह से क्या होता है, टॉर्क बनता है, मतलब ये बॉडी रोटेट करने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है। देन इट फॉर्म्स अ कपल। ड्यू टू दिस कपल द डायपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ठीक है। अब तो देखो बहुत आसान है। अब हमें पता है टॉर्क क्या होता है, जो कपल की वजह से टॉर्क बनता है उसका फॉर्मूला होता है एनी फोर्स, मतलब दो फोर्स होते हैं ना इक्वल एंड अपोजिट, कोई भी एक फोर्स ले लो, एनी फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो भी कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इस केस में मान लो ये बॉडी थी, इस पे एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसको रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है। तो ये फोर्स जो देखो लाइन ऑफ एक्शन है इसका, और इस फोर्स का जो देखो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जिस लाइन के अलोंग ये एक्ट कर रहा है, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच के जो डिस्टेंस है ना, उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, यही होता है इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो एनी फोर्स, अब देखो फोर्स तो कोई भी एक रख दो, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो इसके लिए हमें, जैसे मान लो ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, देखो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, और ये देखो ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो यही तो है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना। इस वाले ट्राइंगल में देखो ये एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस हमें पता है डायपोल का कितना होता है, 2l। डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हम 2l मानते हैं। तो ये 2l है, बेस हो जाएगा 2l कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 2l साइन थीटा। नहीं तो यहाँ से देख लो, हमें वैसे भी बेस की ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि अदरवाइज साइन थीटा लगा लो आप, साइन थीटा मान लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर अभी फिलहाल x मान लो क्योंकि वही तो निकालना है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है, 2l है, तो x इस हिसाब से क्या आ गया, 2l साइन थीटा। वही मैंने बोला कि इसका हिसाब से परपेंडिकुलर 2l साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज 2l साइन थीटा।
तो रख दो यहाँ पे क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो ये चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कुछ याद आ रहा है? ये बनाती है डायपोल मोमेंट पी, ठीक है, और ये आ गया आपका ई, तो ये बन गया पी साइन थीटा। देखो जितना टॉर्क लग रहा है ना डायपोल के ऊपर, ये उसका मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन है। अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा? टॉ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेट करता है, ठीक है। हमें पता है ना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी साइन थीटा होता है। तो देखो इसी का मैग्नीट्यूड ही तो पीछे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क पी क्रॉस ई बनता है। एम आई क्लियर? तो अब यहाँ से कुछ नोट करने वाली बात देख लेते हैं। एक तो सबसे पहली बात, टॉर्क मैक्सिमम कितना लगेगा? तो मैक्सिमम की कंडीशन देखो डायपोल मोमेंट तो डायपोल गिवन डायपोल के लिए फिक्स होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रखा हुआ है वो भी फिक्स है। फिलहाल अब ये डिपेंड करेगा कि कितने एंगल पे रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो हमें पता है मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो ही टॉर्क हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों पे तो हमारा बस नहीं है, ये तो फिक्स हो गए। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, प्लस का 1, ठीक है। तो प्लस 1 कब आता है? जब एंगल आपका या तो 90 डिग्री हो, साइन 91 होता है, या फिर आपका 270 डिग्री हो। ओके, देखो इस बात को मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो जब डायपोल मोमेंट 90 का एंगल बना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, तो इसका मतलब डायपोल कुछ हमारा इस प्रकार से होगा। देखो तभी तो 90 का एंगल है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ये पी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि देखो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बना रहा है? 90 बना रहा है, ठीक है। इधर ये बन रहा होगा आपका प्लस क्यू, इधर बन रहा होगा माइनस क्यू, क्योंकि माइनस टू प्लस होता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। देखो यही सीन कुछ ऐसा भी हो सकता है, यही अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस बार डायपोल कुछ इस प्रकार से अरेंज है कि नीचे आ रहा है आपका प्लस क्यू, ऊपर आ रहा है माइनस क्यू। तो हमें पता है माइनस टू प्लस होता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। अब देखो, अब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक के फील्ड के बीच में एंगल कितना है? अब मत बताना 90 डिग्री है, क्योंकि देखो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर होता है ना। तो यहाँ पे भी देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करो, तो देखो यहाँ पे पूरा सिवाय 360 में से 90 छोड़ के कितना बन रहा है? 270 डिग्री। तो इसीलिए अगला एंगल 270 पे भी ये क्या देगा? मैक्सिमम टॉर्क देगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इस दो एंगल पे मैक्सिमम टॉर्क शो करता है। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना बनेगा यहाँ पे? टॉ मैक्स विल बी इक्वल्स टू जाएगा पी ई। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे मिनिमम टॉर्क कितना बन पाएगा? हमें पता है प्लस के नंबरों में मिनिमम नंबर कितना होता है? 0 होता है, तो टॉर्क या तो लगेगा ही नहीं, है ना। टॉर्क 0 कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। हमें क्लियर? ये दोनों तो फिक्स है अपना, डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ जरूर रहेगा अगर डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ही ने रखा हुआ है, तो साइन थीटा को 0 होना होगा। और साइन थीटा 0 कब होता है? जब आपका एंगल जो है थीटा वो या तो खुद ही 0 हो, या फिर 180 डिग्री हो, या फिर 180 डिग्री। देखो ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन, और ये मान लो आपका डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। हमें पता है एंगल कैसे मेजर करते हैं? डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंगल मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से कितना एंगल बना रही है। तो यहाँ पे देखो एंगल 0 डिग्री वाला केस है ये। और अगर आपका डायपोल ऐसे रखा हुआ है सच दैट डायपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, फील्ड तो अभी भी उसी डायरेक्शन में है, तो देखो इस केस में फील्ड इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। एम आई क्लियर? तो चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में देखो टॉर्क आप में क्या लगेगा? 0, क्योंकि इस समय डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो गया है। क्लियर है? चाहे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो चाहे ये हो, दोनों ही केस में देखो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, है तो फील्ड के डायरेक्शन में ना। क्लियर है? तो ऐसे केस में जो आपका मिनिमम टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा? पी साइन 0 इज 0, तो 0 ही टॉर्क लगेगा, बस दैट्स इट। क्या ये बात क्लियर होती है? तो स्क्रीन को पॉज करके इतने पार्ट को नोट कर लो बेटा। इसके आगे हम सीखेंगे कि डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चलो अब डायपोल के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए डिस्कशन कर लेते हैं।
देखो इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है, डायपोल में हमें पता है जब भी हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं ना, तो ऐसे केस में इस पे जो नेट फोर्स होता है वो तो हमेशा जीरो होता है, एक बात ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी ओरिएंटेशन में हो, हर ओरिएंटेशन पे इस पे नेट फोर्स जीरो होता है। एक इधर लगता है क्यू ई और एक इधर लगता है क्यू ई, तो ऐसे केस में देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। चाहे इस ओरिएंटेशन में होता है थीटा एंगल पे, तब भी देखो इधर क्यू ई और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का क्यू ई इसे भी लगता है। तो इस केस में भी देखो ट्रांसलेटरी जो फोर्स है मतलब नेट फोर्स वो इस पर हमेशा जीरो लगता है, तो इस पे जो फोर्स है वो तो हमेशा जीरो लगेगा। क्लियर है? तो डायपोल के अंदर अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो नेट फोर्स तो उस पर हमेशा जीरो लगेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, हाँ अगर टॉर्क भी उस पर जीरो लग जाए ना, अगर टॉर्क भी उस पर लगने वाला जीरो हो जाए, देन हम कह सकते हैं कि डायपोल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि उस पर नेट फोर्स लगने वाला जीरो है और नेट टॉर्क भी लगने वाला जीरो हो गया। तो अब बात आती है कि अब जब डायपोल इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दो टाइप का इक्विलिब्रियम हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम में वो आ चुका है, बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, पर वो स्टेबल है कि अनस्टेबल ये कैसे जज करेंगे हम, है ना। तो देखो स्टेबल कब होता है, मान लो आपके पास ये कंडीशन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, यहाँ पे भी बना देता हूँ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो यहाँ पे आपका डायपोल कुछ इस प्रकार से रखा है, यहाँ पे भी आपका डायपोल कुछ इस प्रकार से रखा है ना। इस केस में मान लो माइनस चार्ज इधर है, प्लस चार्ज इधर है, ओके। और इस केस में मान लो प्लस चार्ज इधर है, माइनस चार्ज इधर है, मतलब इसको ठीक दिशा पलट के रखी हुई है। ठीक है, इसकी देखो ऐसे केस में इसका डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, -2 प्लस। और इस केस में इसका डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, -2 प्लस। ठीक है, और दोनों ही केस में देखो हमें पता है फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, राइट वर्ड, फील्ड इस डायरेक्शन में है कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस केस में इमेजिन करो, मान लो मैंने दोनों ही अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ही अभी इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे केस कौन सा वाला चल रहा है, जब थीटा आपका 0 डिग्री है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो डायपोल मोमेंट और फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री। ये कौन सा वाला केस है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री वाला, ये 180 वाला केस है। क्या ये बात क्लियर होती है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। ओके, क्लियर होती है। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, कुछ इस प्रकार से इसका ओरिएंटेशन डिस्टर्ब कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी देखो इसको किधर लगेगा, ये प्लस चार्ज था ना, देखो प्लस का क्यों था, प्लस को तो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और माइनस को फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट में। तो एज अ रिजल्ट देखो ये फिर से एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से खिसकाओगे तो इसमें क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ गए कि नहीं, और दोनों फोर्स के देखो लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, और जब भी दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन से पास नहीं होता है तो ऐसे केस में उसका टॉर्क जरूर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क नहीं बन सकता, लेकिन अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है और देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ऐसे केस में इन दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क जरूर लगेगा। ओके, लेकिन अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इसी बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इनका कभी भी टॉर्क नहीं बनता है। ये बात ध्यान रखना, ये घुमाने वाला इफेक्ट कभी नहीं लाते। क्लियर है, तो ये तो अच्छे खासे टॉर्क बनाएगा भैया। देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लग रहा है, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा, सेंस कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ऐसे देखो क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा कि नहीं। मान लो ये आपका डायपोल था, इस ओरिएंटेशन में एक फोर्स इस पे इधर लग रहा हो, बॉटम पे इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा हो, देखो दोनों के केस में घूम गया कि नहीं है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर गया। तो ऐसे ही ये डायपोल भी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा, और देखो उससे एज अ रिजल्ट होगा क्या, ये अगेन ये चार्ज अपने पोजीशन में वापस, ये चार्ज अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा, और जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तब इस पर टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है। तो इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ से आपने उसको डिस्टर्ब किया उसी पोजीशन पे वापस आ गया।
ये वाला केस देखते हैं, देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा, मान लो मैंने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, ओके। अब देखो हमें पता है फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में माइनस चार्ज को फोर्स लगता है और फील्ड के ही डायरेक्शन में प्लस चार्ज को फोर्स लगता है। क्या ये बात क्लियर है, क्यों है ना। तो अब देखो, अब आपको क्या लग रहा है, चलो देखो सेम अगेन यही डायपोल का केस है। इस ओरिएंटेशन में एक फोर्स नीचे से यहाँ लगा दूँ, ऊपर से यहाँ लगा दूँ, तो देखो एज अ रिजल्ट ये इस तरफ घूम गया, मतलब इसकी टेंडेंसी इस तरफ घूमने की। और ऐसे घूम के होगा क्या कि टॉप मोस्ट वाला माइनस चार्ज अपने इस पोजीशन में आ जाएगा और बॉटम मोस्ट वाला जो प्लस चार्ज है वो अपने इस पोजीशन में आ जाएगा। जैसे इस पोजीशन में आ जाएगा तो देखो यही वाला केस बन गया, इस पर फिर से टॉर्क लगना बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल अब 0 डिग्री हो गया डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में। और ऐसे केस में ये फिर फर्दर मूव नहीं करेगा। लेकिन आपने एक चीज़ देखा, जब मैंने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करा तो ये अपने उसी पोजीशन पे वापस लौट के नहीं आया, ये तुरंत पूरा 180 डिग्री से घूम गया। इसका मतलब ये यहाँ पे खुश नहीं था। ये जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी थी वो इसके मन के हिसाब का नहीं था, ये वहाँ पे उस पॉइंट पे खुश नहीं था। जैसे ही आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करा, इसकी टेंडेंसी है तुरंत अपने पिछले वाले ओरिएंटेशन पे लौटने की, समझ गए आप। लेकिन इसको मैंने डिस्टर्ब करा तो ये वापस उसी ओरिएंटेशन पे लौटना चाहा इसने, क्योंकि उसी ओरिएंटेशन पे खुश है। तो जिसमें वो खुश रहेगा डायपोल, वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। जिसमें वो खुश नहीं है, बस दिखने में लग रहा है वो इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आती है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए और डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनता है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए कुछ इस तरह से कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, माने दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इतनी बात क्लियर होती है। बस एक लास्ट लाइन एक ये समझते जाना, देखो आप दोनों ही केस में आपने क्या ऑब्जर्व करा, आपने एक चीज़ देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नेचर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर क्या होती है कि वो किसी भी डायपोल को अपने अलोंग अलाइन कर देता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो ये जो डायपोल मोमेंट है इसने इस तरीके से इसको ओरिएंट किया कि ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई कि नहीं। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायपोल को अपने ही अलोंग अलाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में था। जैसे ही थोड़ा डिस्टर्ब करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर कुछ इस प्रकार से फोर्स लगाया कि इसको घुमा के इसने डायपोल मोमेंट फाइनली फिर से अपने ही डायरेक्शन में ले आया, है ना। तो दोनों केस को देख के मैं एक समराइज एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि द इलेक्ट्रिक फील्ड always tries to align the dipole in its own direction। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही खुद के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है हमेशा। कई बात क्लियर होती है। तो चलो इतने पार्ट को नोट कर लो आप, है ना। फिलहाल इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।